हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेथ एंड द मेडन प्ले का पार्ट 2। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार क्लिक कर रहे हो, आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ऊपर आई बटन में भी आप लिंक देख सकते हो। तो आप प्लीज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ, तब आप क्लियरली समझ पाओगे कि हम किन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आपके जो इस वीडियो पर नए हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है इस प्ले से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी भी कोर्स में हो, लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इस प्ले के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो, उससे रिलेटेड डिस्कशंस जानना चाहते हो, क्वेश्चन आंसर्स लिखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस पूरे वीडियो में हमारा एजेंडा क्या क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन जाना था फर्स्ट पार्ट में, ऑथर के बारे में भी हमने जान लिया, समरी, पूरे प्ले की एक शॉर्ट समरी हमने डिस्कस की, कैरेक्टर लिस्ट और उनके कैरेक्टर स्केचेस को भी समझ लिया है। अब इस सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम्स, सिंबल्स और मोटिव्स को। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्ले में यूज किए गए सिंबल्स को। कौन सा कैरेक्टर या कौन सा ऐसा थिंग है जिसको ऑथर ने यूज किया है एज अ सिंबल, एज प्रतीक की तरह कुछ और डीप बातें समझाने के। वो थिंग या वो पर्सन सिर्फ उतना ही मीन नहीं करता, उसके थ्रू जो ऑथर है वो आपको और बहुत सारी बातें जो सोसाइटी में चल रही है, जिसके ऊपर ये प्ले लिखा गया है, उसको दर्शाना चाहते हैं। पहला सिंबल है और सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है स्कूबर्ट। जो म्यूजिक जो प्ले किया गया था, जिसका नाम है डेथ एंड द मेडन, तो ये पॉलिना के लिए क्या सिंबलाइज करता है? पॉलिना के लिए ये म्यूजिक जो है वो इस प्ले के इनिशियल पार्ट में सिविलाइजेशन को सिंबलाइज करता था। एक सोसाइटी का ऐसा आइडियलिस्टिक, सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छा विजन जो उसके दिमाग में था, वो उस टाइम पर टूट जाता है जब सीक्रेट पुलिस उसे एब्डक्ट करके किडनैप करके ले जाती है और उसका रेप करती है, उसे टॉर्चर किया जाता है। इस म्यूजिक को पॉलिना अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि देयर इज नो वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट इट मीन्स टू हियर दैट वंडरफुल म्यूजिक इन द डार्कनेस। कुछ उसके पास शब्द नहीं है उस म्यूजिक को सुनकर उसे जो फील हुआ था उस टॉर्चर के टाइम पर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं। जब वो जो डॉक्टर था, जब वो पॉलिना को किडनैप किया गया था, उसे टॉर्चर किया जा रहा था, ब्रूटली रेप किया जा रहा था, उस टाइम पे ये म्यूजिक पॉलिना के लिए प्ले करता था। और अब पॉलिना इस म्यूजिक से इतना एम्बिटर्ड फील करती है, इतना डिस्गस्टेड फील करती है कि वो कभी भी इस म्यूजिक को दोबारा से सुन नहीं पाई है। जब भी वो सुनती है, उसकी वो दर्द भरी यादें ताज़ा हो जाती है और वो उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती। और वो बार-बार अपना हस्बैंड रॉबर्टो को कहती है कि वो अपने स्कूबर्ट को वापस पाना चाहती है। मतलब उसका जो सोसाइटी का एक्चुअल इनिशियल पर्सपेक्टिव था, जिस तरह से वो सोसाइटी को देखती थी, जिस तरह से वो सोसाइटी के लिए पॉजिटिव फील करती थी, उन सारी चीज़ों को वो लाइफ में वापस पाना चाहती है। क्योंकि उस 3 डेज़ के टॉर्चर के बाद उसका लाइफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो लाइफ की तरफ बिल्कुल भी अब पैशनेट नहीं है, होपफुल नहीं है, पॉजिटिव कोई भी चीज़ उसकी लाइफ में नहीं बची है और वो लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गई है, बहुत ज़्यादा उदास है, डिप्रेस्ड है और किसी भी तरह से अपने लाइफ को जी रही है। तो वो अपने आप को रिडीम करना चाहती है और बार-बार ये कहती है कि मुझे अपना स्कूबर्ट वापस चाहिए, मुझे सोसाइटी का जो पुराना व्यू था इस टॉर्चर के पहले, मैं उस टाइम में वापस जाना चाहती हूँ। एक सिंबल है स्कूबर्ट, जो सोसाइटी के एक बहुत अच्छे टाइम को, अच्छे कंफर्टेबल आइडियलिस्टिक विजन को दिखाता है। सेकंड सिंबल खुद पॉलिना है, क्योंकि इस प्ले में हर एक कैरेक्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो सोसाइटी के अलग-अलग ग्रुप ऑफ पीपल को सिंबलाइज करते हैं। वो अलग-अलग तरह के लोगों का प्रतीक है। तो पूरे प्ले में ये लिखा तो नहीं गया है कि ये चिली जो कंट्री है उसके बारे में है, लेकिन जैसा भी प्ले है और ऑथर की खुद की जीवनी को देखते हुए आप बहुत क्लियरली ये कह सकते हो कि ये जो प्ले है वो चिली में हो रहे पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर ही लिखा गया है। तो पॉलिना यहाँ पर किस चीज़ की सिंबल है? पॉलिना उस कंट्री में वैसे सारे विक्टिम्स की सिंबल है, वैसे सारे लोगों की प्रतीक है जो कि डिक्टेटरशिप जब कंट्री में चल रहा था,
तो उन्हें टॉर्चर किया गया था। अलग-अलग पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से उनकी लाइफ को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया गया और उनकी लाइफ में अब जीने लायक कोई भी उम्मीद की कुछ भी किरण, आशा कुछ भी नहीं बची। वो खुद सिर्फ एक पर्सन है, पॉलिना इस पूरे प्ले में सिर्फ एक पर्सन है, लेकिन उसकी स्टोरी के थ्रू जो ऑथर है वो सोसाइटी में होने वाले अत्याचार के ऊपर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया गया था डिक्टेटरशिप के टाइम पर, वो बताना चाहते हैं। और एक बार जब किसी औरत का शोषण हो जाता है, उसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल वायलेंस होता है, फिर उसके साइकी पे क्या इम्पैक्ट हो जाता है और वो अपने लाइफ में किस तरह से डिसेबल्ड हो जाती है कुछ भी करने के लिए, इस चीज़ को भी जो ऑथर है वो पॉलिना की स्टोरी के थ्रू दिखाना चाहते हैं। अब पॉलिना का जो तरीका है अपने क्राइम के लिए जस्टिस पाने का, उसके साथ जो रेप हुआ, जो टॉर्चर हुआ, उसके लिए वो जिस तरह से खुद से जस्टिस पाना चाहती है, बदला लेना चाहती है, उसके थ्रू ऑथर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ऐसा माइंडसेट हर विक्टिम का हो जाए, जितने लोगों ने डिक्टेटरशिप के शायद टाइम पर टॉर्चर झेला है, अगर हर कोई खुद बदला लेने पर अगर उतारू हो जाए, तो सोसाइटी का क्या सिचुएशन, कंप्लीटली लॉलेसनेस हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। तो जो डेमोक्रेसी अभी नई-नई बन रही है, वो कंट्री भी कंप्लीटली वो पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वाइड स्प्रेड वायलेंस से कंट्री को बचाने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस से बचाने के लिए, जो नया गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रहा है कंट्री में, वो लोगों के नीड्स को एड्रेस करे। जो विक्टिम्स के साथ जो गलत हुआ था डिक्टेटरशिप के टाइम पर, उन सारी चीज़ों के लिए लोगों को अच्छे से जस्टिस दिलाए और ऐसा जस्टिस दिलाए जिससे लोग फील करें कि उनको जस्टिस मिला है। नहीं तो हर किसी का वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा जैसा पोलिना अपने लिए जस्टिस खुद से लेने का कोशिश करती है। नेक्स्ट सिंबल यहाँ पे गेरार्डो है, जो कि पोलिना का हस्बैंड है। ये सोसाइटी के वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अभी नए-नए बन रहे डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, जिनको ये कैपेसिटी दिया गया है कि वो डिक्टेटरशिप के टाइम पर जो लोग विक्टिम थे, जो प्रताड़ित लोग थे, उनके लिए जस्टिस लेकर आए। तो यहाँ पर गेरार्डो जब पोलिना और रॉबर्टो के बीच में फंसा है, तो वो प्रेसिडेंट को सिंबलाइज करता है। डेमोक्रेसी में एक प्रेसिडेंट के सामने क्या-क्या चैलेंजेस है, किस तरह से उसे लोगों के नीड्स को भी सैटिस्फाई करना है, उन्हें जस्टिस भी देना है और जिन लोगों ने क्राइम किया था वैसे ही लोग अभी भी गवर्नमेंट में हैं, उनको भी बचाना है। तो गेरार्डो जो पॉलिना और रॉबर्टो के बीच में बीच बचाव करने की कोशिश करता है, एक बीच का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, वो दर्शाता है कि जो नया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना है, वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। और पूरे स्टोरी में आप देखोगे कि लास्ट तक ऑथर ने ये रिवील नहीं किया है कि पॉलिना रॉबर्टो को मारती है या नहीं मारती है या क्या होता है। जो रीडर्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, वो खुद का एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पूरे सिचुएशन में गेरार्डो ने जो कोशिश की दोनों के बीच में बीच बचाव करने की, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो भी अनसर्टेन है। जिससे ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, ये भी लोगों को ही डिसाइड करना है। और जो फाइनल सीन है प्ले का, उससे थोड़ा ये भी पता चलता है कि गेरार्डो का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो शायद लोगों ने गवर्नमेंट को, न्यू प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और जिस तरह से वो जस्टिस दिलाने का काम कर रही है पुराने विक्टिम्स को, उसको भी लोगों ने कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लिया है और वो सक्सेसफुल हो रहा है। बट फिर भी इस पूरे सिचुएशन का क्या आउटकम होगा, ये सारी चीजें ऑथर ने व्यूअर्स के ऊपर, रीडर्स के ऊपर छोड़ दिए कि वो क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं पूरे स्टोरी से। थर्ड पर्सन रॉबर्टो, ये पूरे प्ले में होने वाले कश्मकश का बहुत बड़ा सिंबल है। ये एक डॉक्टर है जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा अच्छा रेपुटेशन रखता है, बहुत अच्छा इमेज है इसका। लेकिन जब पॉलिना की नजर से इसको दिखाया जाता है, तब पता चलता है कि ये भी पुराने गवर्नमेंट का एक मेंबर रहा है, जहां पर ये लोगों को टॉर्चर करने का काम करता था। ये सोसाइटी के वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो पुराने गवर्नमेंट में परपिट्रेटर्स ऑफ क्राइम रहे थे, जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया था, लेकिन नए गवर्नमेंट में ये क्राइम को सॉल्व करने का या लोगों को जस्टिस दिलाने का पार्ट बन गए हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन सोसाइटी में होल्ड करते हैं, इनका नाम और फेम बहुत ज्यादा है सोसाइटी के अंदर। तो इनको कोई भी सोच नहीं सकता है कि पास्ट में इन्होंने इस तरह का क्राइम, घिनौना काम किया होगा। लेकिन जब पोलिना की स्टोरी सामने आती है, तो वहां पर पता चलता है कि पूरे सोसाइटी में एक टेंशन है इस तरह के लोगों को लेकर, जिन्होंने पास्ट में बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं,
लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट में, प्रेजेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट फंक्शंस होल्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं और अपने आप को बहुत साफ सुथरे इमेज के साथ दिखाते हैं। वो अपने आप के बहुत गिल्ट फ्री मानते हैं, इनोसेंट मानते हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने पास्ट में कभी कुछ ऐसा नहीं किया है। तो पोलिना जितने बार भी रॉबर्टो पर आरोप लगाती है, उसको प्रूव करने का भी कोशिश करती है, फिर भी रॉबर्टो बार बार यही कहता है कि मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जिसने ऐसा कुछ किया था, मैं इस तरह के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं था, मैं इनोसेंट हूँ। तो रॉबर्टो के थ्रू ये दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो वायलेंस को रोकने में इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि सारे के सारे जितने लोगों ने गलत किया था उनको कंप्लीटली सोसाइटी से हटा दिया जाए या उनको जेल में डाल दिया जाए, उनको सोसाइटी का पार्ट नहीं बनाया जाए। बट गवर्नमेंट सिर्फ एक बीच बचाव का सिचुएशन चाहती है जहां पर जो पास्ट विक्टिम्स हैं उनको ऐसा लगे कि उन्हें जस्टिस मिल गया है, और जो लोग गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, भले उन लोगों ने पास्ट में क्राइम किया हो, बट अभी वो अगर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट का पार्ट बना कर रखा जाए और सोसाइटी में शांति मेंटेन किया जाए। डेथ एंड मेडन में ऑथर ने जो मोटिव यूज किया है वो है ट्रायल। अब मोटिव क्या है? लिटरेचर में मोटिव हम उसे कहते हैं जो बार बार पूरे स्टोरी में आता है, जिसके थ्रू किसी स्टोरी को बिल्ड करने का कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पर वो चीज है ट्रायल। ट्रायल का क्या मतलब है? कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है किसी भी अक्यूज को सजा सुनाने का, जहां पर उसे ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात को रखे, दोनों पक्ष अपने बात को रखते हैं, दोनों पक्ष अपने एविडेंस को लाते हैं, उसके ऊपर दोनों को बात करने का मौका दिया जाता है, फिर सारी चीजों को वे करके जो जजमेंट है वो पास किया जाता है और तब बताया जाता है कि उस पर्सन ने वो क्राइम किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पर उस ट्रायल को यूज किया गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से जो सोसाइटी के लोग हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप के टाइम पर इतना वायलेंस झेला है, जिनके साथ इतना कुछ गलत हुआ है, वो अब नए गवर्नमेंट में कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रायल को यूज किया गया है जो जस्टिस जो नए गवर्नमेंट में प्रोवाइड किया जा रहा है उसके करप्ट नेचर को दिखाने के लिए। सोसाइटी जो है वो अभी भी इम्बैलेंस्ड है। एक तरफ विक्टिम्स हैं और एक तरफ उसी क्राइम के परपिट्रेटर्स हैं जो अब गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं और जो अब वैसे कमीशंस का पार्ट बन गए हैं जो इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने क्राइम किया था वही लोग अब इन्वेस्टिगेटर्स बन के खुद के क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोलिना के स्टोरी के थ्रू जो एक खुद एक विक्टिम है, ये दिखाया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो रैशनली या एक्चुअली में विक्टिम्स को जस्टिस देने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पोलिना जैसे लोग जिनके साथ बहुत वायलेंट क्राइम हुआ था, बहुत ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया था, वो जस्टिस को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से तो उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उनके जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने क्राइम किया था वो खुद अब गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, वही लोग क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनको सजा कभी भी नहीं मिलेगी। तो वो अपने क्रिमिनल्स को खुद सजा देना चाहते हैं। वो विक्टिम्स अपने लिए न्याय खुद से पाना चाहते हैं और उसके लिए सरकार पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पोलिना क्या करती है, वो रॉबर्टो को किडनैप कर लेती है और उसे बोलती है कि अगर तुम अपने क्राइम को कन्फेस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये एक फार्स ट्रायल है। फार्स ट्रायल मतलब एक्चुअली में ये कोर्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है। पोलिना जो कर रही है वो भी इलीगल है। किसी पर्सन को किडनैप करना, जैसे पोलिना को किडनैप किया गया था उसी तरह से वो किसी पर्सन को किडनैप कर रही है और उसे मारने की धमकी दे रही है और उसे मारना चाहती भी है। और वो पूरी तरह से एक कोर्ट के प्रोसेस जैसा रॉबर्टो के साथ बात करती है, विटनेस, क्लाइंट, एविडेंस, इन सारे वर्ड्स को यूज करती है और कहती है कि इस ट्रायल में रॉबर्टो तुम जो डॉक्टर हो, तुम क्रिमिनल हो और तुम्हें अपनी बात को रखने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रायल है वो बार बार इसलिए सामने आता है ताकि ये दिखाया जा सके कि लीगली जब विक्टिम्स को कोई रिवेंज नहीं मिल रहा है, उनके क्रिमिनल्स को पनिश नहीं किया जा रहा है, तो किस तरह से वो अपने जस्टिस को खुद पाना चाहते हैं। जो पोलिना का हस्बैंड है गेरार्डो, वो इन्वेस्टिगेटिंग कमीशन का पार्ट है। वही इस तरह के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाएगा, उनके क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा और वो खुद रॉबर्टो जो एक क्रिमिनल था जिसने इस तरह का क्राइम किए हैं, उनका पक्ष ले रहा है, उनसे मित्रता रखता है। तो पोलिना को बिल्कुल भी विश्वास है कि उसके क्रिमिनल को कभी भी सजा नहीं मिलेगी और जो करना होगा अपने लाइफ में न्याय पाने के लिए उसे खुद ही करना होगा। तो इसलिए एक ट्रू ट्रायल जो कि कोर्ट में होना चाहिए था वो पॉसिबल नहीं है। पोलिना जानती है कि वो कभी भी नहीं होगा।
उसका क्रिमिनल कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपने क्रिमिनल को खुद डराकर धमकाकर उससे एक कन्फेशन लिखवाना चाहती है, जिससे कि उसको पनिश वो करवा सके या उसको खुद वो मार दे। और बार-बार जो पूरे प्ले में ये ट्रायल का बात बार-बार आता है, वो यही दिखाता है कि ये एक फार्स ट्रायल के थ्रू किस तरह से जो विक्टिम है वो अपने एक्चुअल ट्रायल से जो उसे जस्टिस मिलता है, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसको पूरा करना चाहता है। अब बात करते हैं इस प्ले में यूज किए गए थीम्स की। तो पहला थीम है जस्टिस और पीस। एक तरफ सोसाइटी में जस्टिस कायम करना है, लोगों को ये फील करवाना है कि उनके साथ जो पास्ट गवर्नमेंट ने किया था उसको नए गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी और पास्ट में हुए क्राइम के लिए उनको सजा भी देगी। और दूसरी तरफ सोसाइटी में पीस भी मेंटेन करना, क्योंकि जब एक रेवोल्यूशन होता है एक तरह के गवर्नमेंट से दूसरे तरह के गवर्नमेंट में, जो ट्रांजिशन का जो फेज होता है वो बहुत वायलेंट होता है। तो उस वायलेंस को खत्म करके कंट्री में शांति स्टैब्लिश करना है, लोगों के बीच में हार्मनी स्टैब्लिश करना है। तो ये एक सबसे बड़ा थीम है इस प्ले का, जहाँ पे स्ट्रगल है, एक तरफ लोग जस्टिस चाहते हैं, दूसरी तरफ सोसाइटी में पीस कायम करना है। अगर जस्टिस दिलाना है तो वैसे लोगों को पनिश करना पड़ेगा जो अभी भी गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वायलेंस को कंप्लीटली खत्म किया जा सके, क्योंकि जो रिवेंज लेने का जो तरीका है, एक के साथ क्राइम हुआ वो फिर दूसरे के ऊपर बदला लेगा, फिर उसको जिससे बदला लिया गया उसे लगेगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो फिर किसी और से बदला लेगा। तो इस तरह से जो वायलेंस का साइकिल है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो डॉफमैन ऑथर हैं वो बार बार ये हाईलाइट करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है वो हर किसी को जस्टिस नहीं दिला सकती है। जिनके साथ भी डिक्टेटरशिप के टाइम पर बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, बहुत भयंकर क्राइम्स हुए थे, उन सबको जस्टिस दिलाने में गवर्नमेंट समर्थ नहीं है। और उन लोगों को सिर्फ एक सैटिस्फैक्शन दिलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक गराडो जैसे लोगों का इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाती है, जो सिर्फ क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पता कर सकता है, उसके बारे में खोजबीन कर सकता है, लेकिन जब क्राइम प्रूव हो जाए तो वैसे लोगों को पनिश नहीं कर सकता। और पोलिना जो है, पोलिना जैसे लोग जो विक्टिम रहे हैं, वो इस तरह के इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी में जिन्हें अपॉइंट किया गया है वही लोग क्रिमिनल रह चुके हैं, तो वो अपने जस्टिस को अपने हाथों से पाना चाहते हैं। वो रॉबर्टो जैसे लोगों को पनिश करना चाहते हैं जो सोसाइटी में एक बहुत क्लीन इमेज, बहुत हाई स्टेटस लेकर घूम रहे हैं। तो डॉफमैन बार बार अपने रीडर्स को ये कंसिडर करने की कोशिश करवाते हैं कि क्या जस्टिस इम्पोर्टेंट है या सोसाइटी में पीस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। क्या हर तरह के क्रिमिनल को जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए, या लोगों को अपने पास्ट लाइफ को भूलकर प्रेजेंट में जो सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसके लिए होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक फील करना चाहिए। नेक्स्ट थीम जो पूरे प्ले में रिकरेंटली अकरिंग है, वो है सिविलाइजेशन वर्सेस डिप्राविटी। एक तरफ जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपने सिविल बिहेवियर को, सिविलाइज्ड बिहेवियर को छोड़ते नहीं हैं, बट वहीं पर उनका जो पास्ट रहा है वो फुल ऑफ डिप्रेविटी रहा है। उनके साथ ऐसे टॉर्चर्स हुए हैं या उन लोगों ने ऐसे क्राइम्स किए हैं जहाँ पर सिविलाइजेशन का कुछ लेना देना नहीं था, जहाँ जैसा कुछ कोई सिविलाइज पर्सन नहीं कर सकता। पूरे प्ले में इम्प्लाइड वायलेंस है, पास्ट का हॉरर है, बहुत कुछ हुआ है लोगों के साथ, बहुत कुछ लोगों ने किया है एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी प्रेजेंट में वो एक सिविल बिहेवियर मेंटेन कर रहे हैं। गेराडो को रॉबर्टो हेल्प करने आता है। पलीना भी जब रॉबर्टो को थ्रेटन कर रही है तो वो उसे गन से शूट करने की सिर्फ धमकी दे रही है, शूट करती नहीं है। गोली एक बार चलाती भी है जो कि सिर्फ एक वार्निंग शॉट होता है, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पूरे टाइम कैरेक्टर्स एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, बट एक्चुअल में वायलेंस कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो पूरा प्ले ये बार बार एम्फेसाइज कर रहा है कि वायलेंस और सिविलाइजेशन के बीच में एक बहुत थिन लाइन है। जो पर्सन सिविलाइज्ड बिहेव कर सकता है वही पास्ट में इतना ज्यादा डिप्राइव था। जो डॉक्टर अभी इतना फेमस और सोसाइटी का सबसे इज्जतदार इंसान है, वो पास्ट में इतने हॉरिफिक टॉर्चर्स, रेप जैसे घिनौने काम को कर चुका है। इस चीज को बार बार लोगों के पेन के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो एक सिविलाइजेशन और डिप्राविटी के एक थिन थ्रेड के ऊपर बैलेंस्ड है। जो पॉलिना है वो बार बार ये कहती है कि वो हुबर्टो जिस तरह से सुनती थी, जिस तरह से सुनना चाहती थी, उस टाइम पर वापस जाना चाहती है। वो सोसाइटी का जो बेस्ट
फेज होता है, बेस्ट सिविलाइज्ड फेज जो होता है, उसको फिर से जीना चाहती है, जो कि उस हॉरिफिक क्राइम की वजह से उसके मन से कंप्लीटली हट गया था या टूट गया था। और एंड तक जब पोलिना को फिर से दिखाया जाता है डेथ एंड द मेडन सुनते हुए, तो शायद जो ऑथर हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब पोलिना के लाइफ में फिर से थोड़ा-थोड़ा बैलेंस आना शुरू हो गया है। वो फिर से इस गाने को सुनने के कंडीशन में, इस म्यूज़िक को सुनने के कंडीशन में आ चुकी है, जो उसे पास्ट में इतना ज़्यादा परेशान करता था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब उसे वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग नहीं लगता है। तीसरा जो थीम है वो है पास्ट और फ्यूचर के द्वंद का। जहाँ पर पॉलिना जैसे लोग जो विक्टिम्स हैं वो अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रेज़ेंट लाइफ़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रेज़ेंट लाइफ़ में उनको जो हो रहा है उसको वो जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक अपने पास्ट में फँसे हुए हैं। उससे बाहर निकल पाना उनके लिए कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ गेरार्डो और रोबर्टो जैसे लोग हैं जो अपने पास्ट के सारे क्राइम्स को भूलकर नए सोसाइटी में, नए कंट्री में, नए पोज़ीशन को एन्जॉय कर रहे हैं, नए पावर को एन्जॉय कर रहे हैं और फ्यूचर लाइफ़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, होपफुल हैं। पॉलिना और गेरार्डो के पर्सनल लाइफ़ में भी ये बहुत क्लियर है कि उन्हें पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक बैलेंस ढूँढना होगा। उन्हें आपस में एक-दूसरे के बीच में एक बैलेंस ढूँढना होगा ताकि वो लोग इस रिलेशनशिप को हेल्दी वे में चला पाएँ। पॉलिना को अपने पास्ट से निकलना होगा ताकि वो प्रेज़ेंट की लाइफ़ को एन्जॉय कर पाए और गेरार्डो को भी ये ट्रुथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसकी वाइफ़ के साथ जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा बुरा था और उसने उस चीज़ को या उस क्राइम के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए अपने वाइफ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। वो गेरार्डो जितना फ्यूचर को लेकर होपफुल है, पास्ट को लेकर डिनायल मोड में है। पॉलिना पास्ट को लेकर जितनी ज़्यादा फँसी हुई है, वो फ्यूचर को लेके उतनी ही ज़्यादा डिनायल मोड में है या बहुत ज़्यादा दुखी है, डिस्गस्टेड है, उस फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो पास्ट और फ्यूचर का द्वंद हर कैरेक्टर के लाइफ में पूरे प्ले में चलता रहता है। नेक्स्ट जिस थीम को यहाँ पे दर्शाया गया है वो है वॉयलेंस। वॉयलेंस का एक साइकिल चल रहा है। पास्ट में जो गवर्नमेंट थी, डिक्टेटर गवर्नमेंट, जिसका एक सीक्रेट पुलिस था जो लोगों को कैप्चर करती थी, उन्हें किडनैप करके टॉर्चर करती थी, अलग-अलग तरह से लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का कोशिश करती थी। उसके क्राइम की वजह से लोगों का प्रेज़ेंट इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि वो प्रेज़ेंट लाइफ़ में जीना भूल गए। और दूसरी तरफ जो नई गवर्नमेंट आई है, उसमें भी पुराने गवर्नमेंट के वैसे लोग इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे हैं जिन लोगों ने एक्चुअल में लोगों को परेशान किया था, उनके अगेंस्ट में बहुत हॉरिफिक क्राइम्स किए थे। पास्ट का क्राइम है, उस क्राइम के रिएक्शन में पॉलिना जैसे जो विक्टिम्स हैं, वो नया क्राइम करते हैं, रॉबर्टो जैसे डॉक्टर्स को किडनैप करने का, उन्हें थ्रेटन करने का। तो ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है एक-दूसरे से बदला लेने का, वो खत्म नहीं हो रहा है। पूरे प्ले में यही बार-बार एम्फसाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि जो पास्ट का वायलेंस है, किस तरह से उसको दबाकर सोसाइटी में एक पीस कायम किया जा सके और जितने भी लोग हैं, वो सोसाइटी में अपने फ्यूचर को एक नए तरीके से जी सकें और शांति के साथ जी सकें। और लास्ट तक जो ऑथर है वो ये नहीं दिखाते हैं कि क्या एक्चुअल में रॉबर्टो को पॉलिना ने मार दिया, क्या रॉबर्टो को अपने क्राइम की सज़ा मिली या पॉलिना अपने सिचुएशन से बाहर आ पाई, फ्यूचर से तारतम्य बनाकर वो लाइफ को नए तरीके से जीना उसने सीखा या नहीं सीखा। तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस स्टॉप हुआ या नहीं हुआ, वो इस प्ले में अनआंसर्ड रह जाता है। एक और थीम है यहाँ पर फॉरगिवनेस का, क्षमा करना। तो क्या जो पॉलिना जैसे विक्टिम है, वो अपने पास्ट में किए गए क्राइम को भूल सकते हैं? क्या वो अपने साथ हुए क्राइम से आगे बढ़कर उन जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया था, उनको क्षमा कर सकते हैं? क्या वो अपने पास्ट में जीना छोड़कर प्रेज़ेंट में जो पॉज़िटिव है, उसको देखकर जीना शुरू कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें जो ऑथर है, वो बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे प्ले में, बट उनका आंसर नहीं दे रहे हैं। ये रीडर्स के ऊपर है कि रीडर्स उनसे क्या आंसर निकालना चाहते हैं। पॉलिनो और रोबर्टो का जो सिचुएशन है वो तो ऑलरेडी है वैसा, लेकिन गेरार्डो के साथ भी पॉलिना का जो रिलेशनशिप है उसमें भी फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। और गेरार्डो जो उसका हस्बैंड है उसने उस पे चीट किया था जब पॉलिना सीक्रेट पुलिस के किडनैपिंग में थी। तो पॉलिना उस चीज़ को भी भूल नहीं पाती। एक तरफ वो कहती है कि रॉबर्टो को कोई गिल्ट फ़ील नहीं हो रहा है इसलिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ गेरार्डो जो है जो अपनी क्राइम के लिए या अपने चीटिंग के लिए वो इतना ज़्यादा गिल्टी फ़ील करता है, उसे भी पॉलिना फ़ॉरगिव नहीं करती। तो पूरे प्ले में एक
थ्रेड चलता है फॉरगिवनेस का, जहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि अगर पॉलिना क्षमा करना सीख जाए, अपने दिल को बड़ा रखे, तो वो अपने प्रेजेंट लाइफ को एक पॉजिटिव सोसाइटी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जी सकती है। आई होप इस वीडियो से आपको डेथ एंड द मेडन के मेजर थीम्स और सिंबल्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है और किस वे में लिखना है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो से हेल्प लेकर कंप्लीटली सीख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अब कमेंट करके भी अपने फीडबैक्स हमें बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you so much.